दोस्तों, आज पेश है इंस्पेक्टर मनोज और इंसानियत के दुश्मन। ये एक और चित्र है दोस्तों। रात के करीब 11 बजे भंडारी नर्सिंग होम की बुलंद इमारत की चौथी मंजिल में स्थित स्टाफ रूम नर्स नीता अपनी साथी नर्स से कह रही थी, सुमन जानती हो, मुझे नाइट शिफ्ट कतई पसंद नहीं। हाँ हाँ हाँ, अब तुम्हें नाइट शिफ्ट क्यों रास आएगी? अगले महीने तेरी शादी जो हो रही है, तू मेरी में आएगी? अगर नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा बाबा, मैं जरूर आऊंगी, तुम अभी से नाराज मत हो। गुड। अब मैं चलती हूँ, पहले लेट हो गई हूँ। और और लेट पहुंची तो शीला की बच्ची मुझे कच्चा खा जाएगी। ओह, आज तेरी ड्यूटी स्पेशल वार्ड में है। और हाँ, तेरी हमेशा वही जहाँ जनरल वार्ड में। फिर दोनों नर्सें मुस्कुराती हुई स्टाफ रूम से बाहर निकल गई और अपने अपने वार्डों में चली गई। नीता जब स्पेशल वार्ड में पहुंची तो नर्स शीला पहले से नदारद थी। शीला ने गीता के नाम पे एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था, नीतू, मैं जानती हूँ तू लेट आएगी, पर आज मैं रुक नहीं सकती। मुझे विश्वास है कि तू बुरा नहीं मानेगी। तुम्हारी शीला। चिट पढ़कर नीता मुस्कुराई और फिर चिट कर फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दी और अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन स्पेशल वार्ड में सिर्फ 4 मरीज थे। नीता ने सोए हुए मरीज को निरीक्षण किया और चौंकी। ओह, 4 नंबर पेशेंट को बुरी को इंजेक्शन देना बाकी है। डॉक्टर राउंड पर आता ही होगा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। यह निश्चित कर नीता तुरंत 4 नंबर के बेड की महिला पेशेंट के निकट पहुंची। उसे जगाते हुए बोली, कमला देवी उठिए, आपको इंजेक्शन लगाना है। कमला देवी को जगाने की प्रतीक्षा किए बगैर नीता मुड़ी और इंजेक्शन तैयार करने में जुट गई। लेकिन इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर वह जैसे ही कमला देवी के निकट मुड़ी, मुंह से घुटी घुटी चीज निकल गई, गुर्र। ओह। फिर इससे पहले नीता को अपने नीता को अपने भय पर काबू पाती कमला देवी भयानक अंदाज से गुर्राती हुई उठ बैठी और दूसरे ही पल कमला देवी के फेंके हुए हाथ नीता के सुडौल गर्दन पर अपने शिकंजे की कस सकी थी। बचाओ। नीता की अपने बचाव के लिए बहुत हाथ पैर मारे, किंतु जल्दी ही उसकी चेतना जवाब दे गई। जब उसे होश आया तो वह बेड पर थी और गुजरे हादसे की छाप उसकी आंखों में अब भी मौजूद थी। डॉक्टर। नर्स, क्या हुआ? नर्स चीखी क्यों? हाँ हाँ बोलो। ऐसा लगा जैसे बहुत डर गई नीता। पर नीता, तुमने तो कोई मरीजों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा, फिर आज क्या हो गया? वो 4 नंबर पेशेंट कमला। कमला मर गई, यही कहना चाहती हो ना तुम? कमला मर गई? अरे, इसमें हैरान होने की क्या बात है? बात है सुमन। और फिर नीता डॉक्टर को सुमन के सामने आप बीती बयान करती हुई बोली, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बच कैसे गई। क्यों कि जो कुछ तुमने बताया वह तुम्हारे दिमाग का भ्रम था। आखिर तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती? सुमन का जवाब सुनकर नीता चिढ़कर बोली, कैसे करूं नीता? तुमने जो कुछ बताया है अगर वह सच भी होता तो वार्ड में दूसरे पेशेंट भी कुछ बताते। अन्य पेशेंटों को कहना है कि तुम्हारी चीख सुनकर उनकी आंख खुली तो तुम कमला देवी फर्श पर गिरी पड़ी थी
और तुमने कमला देवी में जो परिवर्तन बताया वैसा उसमें कुछ नहीं था। लेकिन मेरे गले में जख्मों के निशान, बस संभवतः ये जख्म तुम्हारे ही हाथों से लगी हूँ। यस मिस नीता, नींद में चलने वाले ने अक्सर ऐसा हो जाता है। बेकार की बातें छोड़ो और आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। ओह। तत्पश्चात नीता समझा बुझा कर डॉक्टर सुमन वहां से चले गए। नीता की बात आई गई हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद नर्स नीता के साथ वैसे ही दुर्घटना पेश आई जैसे सुमन सोचने के लिए विवश हो गई। यदि उसकी बातों पर किसी को यकीन किया था, लेकिन अब सुमन को नीता की कही बात पर पूरा यकीन हो चुका था। दोनों सहेलियां मिली और काफी सोच विचार करने के बाद यह निर्णय पर पहुंची उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए। यह तो ठीक है नीता कि हम चुपचाप नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम करें तो क्या करें? हमारी बातों पर कोई यकीन भी तो नहीं करेगा। एक व्यक्ति है जो हमारी बातों पर यकीन करेगा। वह कौन है? इंस्पेक्टर मनोज। हमें थाने चलकर इस घटना की जिम्मेवारी जानकारी देनी चाहिए। क्या हमारा थाना जाना उचित होगा? वहां जाने में खराबी ही क्या है? जरा सोचो, अगर यह खबर अखबार में छप गई तो डॉक्टर भंडारी को पता चल गया तो इस खबर के फैलने से हमारा हाथ है या हमारी नौकरी खत्म समझो। तो फिर ऐसा करते हैं, इंस्पेक्टर मनोज को फोन करके रात 9 बजे यहीं बुला लेते हैं। वह जब वह आएगा तो पहले हम उसे वचन लेंगे, फिर हमारे नाम गुप्त रखेगा। अगर वह मान गया तो हम सब कुछ बता देंगे। इस तरह हमारा फर्ज भी पूरा हो जाएगा, हम पिक्चर में भी नहीं आएंगे। गुड, ऐसा ही करते हैं। मैं इंस्पेक्टर मनोज को फ़ोन करती हूँ, तुम 9 बजे यहाँ पहुँच जाना। ओके। तत्पश्चात सुमन चली गई और नीता इंस्पेक्टर मनोज को फ़ोन नंबर डायल करने लगी। 8:30 बजे इंस्पेक्टर मनोज हवलदार वीर बहादुर के साथ जीप में बैठकर नर्स गीता से मिलने निकल पड़ा, जबकि उसके मस्तिष्क में नीता के शब्द गूंज रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी है जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता, लेकिन आप जरूर यकीन करेंगे। हमें आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज हमारे बताए पते पर पहुंच ठीक 9 बजे आ जाइए, हम आपको सब कुछ बता देंगे। अपने मुझसे कुछ कहा सर? आखिर नीता और सुमन के साथ ऐसी क्या घटना पेश आ रही है जो मुझे बताना चाहती है? नहीं, पर आप कुछ बोले थे सर। अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप जीप ड्राइव करो। यस सर। तत्पश्चात हवलदार वीर बहादुर खामोशी से सीधे जीप ड्राइव करने लगा। लेकिन जीप अभी 1 किलोमीटर का फैसला भी तय नहीं कर पाई थी, तभी सामने से एक सड़क पर लहराती हुई एक कार को देखा। हवलदार बुरी तरह चौंका। ओ, लगता है कंपनी ने दारू पी रखी है। खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। ओह। और फिर जैसे ही कार नजदीक आई, हवलदार ने गजब की चालक कुशलता का परिचय देते हुए अपने आप को बचा लिया। ओह। और फिर खतरा टलने पर हवलदार ने गहरी सांस छोड़ता हुआ बोला, ओह, अगर एक पल की भी देर हो जाती तो साले हमारा बैंड बजवा दिया होता। हवलदार जीप के कार के पीछे लगाओ। मुझे नहीं लगता कार आज सही सलामत घर पहुंच पाएगी। हवलदार वीर बहादुर ने तुरंत आदेश का पालन किया। थोड़ी देर बाद जीप कार का पीछा करती रही। वह कार भिड़ाए बगैर नहीं रुकेगा सर, तुम गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ। लेकिन इससे पहले हवलदार जीप की स्पीड बढ़ाता रफ्तार से कार एक पेड़ से टकरा गई और हो गया काम से। और पेड़ से टकराने के बाद कार आग लग गई। कार आग लगते देख इंस्पेक्टर मनोज जीप से कूदा और कार की तरफ दौड़ा। कार के निकट पहुंचकर इंस्पेक्टर मनोज ने भीतर
परीक्षण किया तो उसे आश्चर्य की सीमा न रही। तभी हवलदार वीर बहादुर की चीख आवाज ने इंस्पेक्टर मनोज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इंस्पेक्टर मनोज चौंक कर जीप की तरफ पलटा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। अरे, कार में तो कोई भी नहीं है। कार चालक कहाँ गया? भूत भूत बताइए साहब। अरे, कौन है वह? हवलदार की जान खतरे में देख कर वह जीप की तरफ दौड़ा। हवलदार, तुम ठीक तो हो ना? फिर हवलदार के शरीर को जैसे ही हाय मर गया। तभी फिर जमीन पर गिरा। इंस्पेक्टर मनोज लपक कर उसके निकट पहुंच गया। क्या ठीक क्या ठीक साहब, मेरी तो हड्डियां कथक नृत्य कर रही हैं। हाय हाय मेरी माँ, हाय। आह, घबराओ नहीं, सब ठीक है। फिर लेकिन निकट ही भयानक आवाज सुनकर इंस्पेक्टर मनोज ने अपना वाक्य अधूरा छोड़कर रिवॉल्वर निकालते हुए उछल कर खड़ा हो गया। तुरंत तब तक देर हो चुकी थी। खट और फिर इससे पहले कि इंस्पेक्टर मनोज संभल पाता, आक्रमणकारी पंजा उसे जकड़ में आ गया। इंस्पेक्टर मनोज का शरीर गेंद की तरह हवा में उछाल दिया। फिर जैसे ही इंस्पेक्टर मनोज ने के पैर जमीन से टिके तो आक्रमणकारी ने अपनी तरफ लपकते देख देख हवा में कलाबाजी खाया और अपने पैर की ठोकर उसके सीने पर दे मारी। लेकिन सफेद आदमी पर उसकी ठोकर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अलबत्ता उसके हाथ फैलाकर हवा में तैरते हुए इंस्पेक्टर मनोज को अपने शिकंजे में दबोच लिया और उस सफेद आदमी की गिरफ्त से छूटने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। लगता है मेरा अंत निकट आ गया है। ओ, यह आदमी है या शैतान? ऐसा लगता रहा है जैसे इसके हाथ लोहे के हैं। इंस्पेक्टर मनोज सफेद आदमी की फौलादी उंगली का दबाव अपनी गर्दन पर सपट महसूस कर रहा था। उधर इंस्पेक्टर मनोज को सफेद आदमी के चंगुल में फंसे देख हवलदार वीर बहादुर ने अपनी पीड़ा को भूल कर कुछ दूर पड़ी इंस्पेक्टर मनोज की रिवॉल्वर की तरफ तेजी से लपका और रिवॉल्वर हाथ में आते ही सफेद आदमी पर फायर कर दिया। धाई गोली लगने से सफेद आदमी की पीठ में खून उबल पड़ा और कुछ ही पलों बाद वह इंस्पेक्टर मनोज की अपनी गिरफ्त से मुक्त करता हुआ लहरा कर जमीन पर ढेर हो गया। ओह, अब तो यह एक साधारण आदमी नजर आ रहा है। यह शैतान से इंसान कैसे बन गया? लेकिन इंस्पेक्टर मनोज हवलदार इन पर्सन को नजरअंदाज करते हुए नीचे झुकी और आदमी की नब्ज टटोलते हुए बोला, अभी जिंदा है हवलदार, इसे उठाकर जीप तक ले चलने में मेरी मदद करो, बचाना जरूरी है। यस सर। फिर वे दोनों उस घायल आदमी को उठाकर जीप में पहुंचा दिया और तत्पश्चात वे अपनी सीट पर जा बैठे। थोड़ी देर बाद जीप हवा में बातें कर रही थी, परंतु इस बात से पूर्णतः बेखबर मोटरसाइकिल पर सवार दो आदमी उनकी जीप के निकट आ रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद इंस्पेक्टर मनोज की जीप अस्पताल के आपातकालीन के सामने रुकी। तुरंत ही घायल आदमी को स्ट्रेचर पर लिटाया गया, ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर, इस आदमी का बचना बहुत जरूरी है, पेशेंट सिंक कर रहा है। इंस्पेक्टर, बहुत खून बह चुका है, अभी दावे से कुछ नहीं कह सकता, विश्वास रखिए, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखूंगा। इतना कहकर डॉक्टर सामंत दनदनाता हुआ ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गया। डॉक्टर सामंत को नजर से ओझल होने पर ही इंस्पेक्टर मनोज हवलदार को हिदायत देते हुए बोला, हवलदार, जब तक मैं न लौटूं यहीं रहना। लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? नर्स नीता से मिलने, उसके घर जा रहा हूँ। इतना कहकर इंस्पेक्टर मनोज वहां से चला गया। इंस्पेक्टर मनोज के जाने के बाद हवलदार कुछ देर घटी घटनाओं के बारे में सोचता रहा, फिर सिर झटकाकर स्टूल पर जा बैठा। साहब, कोई एक मैं उल्लू नजर आता हूँ। जब देखो रात में मुझे पहरे पर बैठा देते हैं। राम जाने मेरे भाग्य कब चमकेगा, मैं हवलदार से इंस्पेक्टर बनूंगा।
और अपने भविष्य के बारे में सोचते हवलदार बाद ठंडी सांस छोड़ी। थोड़ी देर बाद वह उठा और चहलकदमी करता हुआ बाहर बरामदे में जा खड़ा हुआ। अचानक उसकी निगाह सामने टेलीफोन बूथ पर खड़े कद्दार व्यक्ति पर पड़ी। अरे, यह तो राका है। इस समय यहाँ क्या कर रहा है? कुछ सोचकर हवलदार राका की तरफ लपकने लगा। तब मोटरसाइकिल राका के सामने आकर रुकी। राका उस पर सवार होकर छूमंतर हो गया। ओह, राका के साथ दाल में कुछ राका भी साथ है, साका भी साथ है, दाल में कुछ काला है। फिर मोटरसाइकिल नजरों से ओझल होती हुई हवलदार ने सिर को झटका दिया, वापस चल पड़ा। इधर इंस्पेक्टर मनोज नीता के निवास स्थान पर पहुंचा। नीता और सुमन बेसब्री से उसका इंतजार करते पाया। सारी मैं किसी खास मामले में उलझ गया था, इसलिए पहुंचने में देर हो गई। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए इतना ही काफी है। हम तो आपके आने की आस छोड़ चुके थे। हो न हो नरसीला इन घटनाओं में जरूर इन्वॉल्व है। मुझे तुरंत उससे मिलना चाहिए। शायद बचाव दबाव पड़ने पर वह सच्चाई उगल दे। इस निर्णय पहुंचते ही इंस्पेक्टर मनोज की आंखें चमक उठी। तभी नीता इंस्पेक्टर मनोज की सोचों को भंग करती हुई बोली, आप क्या सोचने लगे इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं। और इंस्पेक्टर मनोज नीता की प्रश्न टालते हुए उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ने पर आप लोगों से फिर मिलूंगा। जी। और चलते हुए इंस्पेक्टर ने मनोज ने हिदायत देता है, अगर फिर से कोई घटना घटे तो मुझे तुरंत सूचित कर दीजिएगा। जी। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज वहां रुका नहीं। नर्स नीता के निवास से निकलकर इंस्पेक्टर मनोज सीधा भंडारी नर्सिंग होम में पहुंचा। शिफ्ट इंचार्ज डॉक्टर से मिला। कहिए इंस्पेक्टर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं नर्स शीला से तुरंत मिलना चाहता हूँ। सारी, आप शीला से नहीं मिल पाएंगे। अभी करीब 1 घंटा पहले वह छुट्टी कर गई। आपके पास उसके घर का पता नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? इतना कहकर डॉक्टर ने शीला के घर का पता एक कागज पर लिखकर इंस्पेक्टर मनोज को हाथ में दे दिया। तब इंस्पेक्टर मनोज कागज को अपने अमन आगमन के बारे में किसी को न बताने की हिदायत दे नर्सिंग होम की इमारत से निकल गया और जीप में बैठा और शीला के घर की ओर चल दिया। आश्चर्य है, शीला अचानक छुट्टी लेकर क्यों चली गई? कहीं उसे कोई खतरे का अभ्यास तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो वह अपने घर पर नहीं मिलेगी। सिद्ध इंस्पेक्टर मनोज की शंका सही सिद्ध हुई। वह शीला के निवास स्थान पर पहुंचा। दरवाजे पर ताला लटका था। मेरा शक ठीक निकला, लेकिन वह गई कहाँ होगी? सोच में डूबा इंस्पेक्टर जीप में बैठा वहां से चल दिया। निश्चित रूप से वह अपने बॉस के पास गई होगी। अगर मैं उसकी तलाश शुरू करूंगा तो असली अपराधी सतर्क हो जाएगा। हो सकता है वह शीला की हत्या कर दे। ऐसे हालात में मेरे लिए अपराधी तक पहुंचना कठिन हो जाएगा, इसलिए फिलहाल मेरा चुप रहना बेहतर है। उस आदमी का बयान लेने के बाद ही मैं अपनी अगली कार्रवाई करूंगा। इस निर्णय पर पहुंचते ही इंस्पेक्टर मनोज ने जीप में रखा सिविल अस्पताल की ओर मोड़ दिया। लगभग आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर मनोज अस्पताल के सामने जीप रोक कर नीचे उतरा और इमारत में दाखिल हो गया। हवलदार वीर बहादुर ने उसे आते देख लपक कर उसकी ओर करीब पहुंचकर बोला, सर, आप सही वक्त पर पहुंचे। उस आदमी के सिर से गोली निकाल दी गई है और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। अब वह होश में है। आप चाहे तो उसका बयान ले सकते हैं। गुड, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर इंस्पेक्टर मनोज आगे बढ़ा और हवलदार उसका अनुसरण किया। थोड़ी देर बाद इमरजेंसी वार्ड में। मेरा नाम मधुकर सोंकली है। हाँ, तो मिस्टर सोलंकी, आपको यह तो मालूम होगा कि आपकी कार एक्सीडेंट हुआ था।
उसके बाद आप मेरे असिस्टेंट और मेरी जान से मारने की कोशिश की थी। यह आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं एक सभ्य और इज्जतदार आदमी हूँ। मैं ऐसी गलत हरकत कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम ऐसी हरकत नहीं करते तो क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम पर गोली चलाता? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। तो आपको कुछ याद नहीं? मुझे सिर्फ इतना याद है, मैं रेगुलर चेकअप के लिए भंडारी नर्सिंग होम में गया था। मुझे एक ताकत का इंजेक्शन दिया गया था। मैं वहां से चल पड़ा। आधे रास्ते में मेरा सिर घूमने लगा और सामने आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बिजली सी कड़कने लगी। आपको इंजेक्शन किसने लगाया था? शीला नाम की एक नर्स ने। वो मेरा शक बिल्कुल सही था। कैसा शक इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं, आप आराम कीजिए, आपसे कल मिलूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर मनोज हवलदार के साथ वार्ड से बाहर निकल आए। तब हवलदार ने अपनी जिज्ञासा न रोक पाया तो उसने पूछा, सर, शीला ने इंजेक्शन में क्या सोलंकी को ऐसी दवा दी थी जिससे वह शैतान इंसान से शैतान बन गया? इंस्पेक्टर मनोज ने हवलदार को नर्स नर्स नीता से हुई बातचीत के बारे में बताते हुए बोला। मैं भंडारी नर्सिंग होम में पहुंचा तो शीला वहां नहीं थी। समझ में नहीं आता उसे खतरे का अभ्यास कैसे हुआ। मैं बताता हूँ सर। मुझे तो लगता है इस खतरनाक खेल में राका नाम के गुंडे शामिल हैं। आपके जाने के बाद मैंने राका और साका को अस्पताल के बाहर देखा। राका ने किसी को फोन किया तो मेरा शक हो गया कि कोई चक्कर जरूर है। ओह! दूसरे ही पल इंस्पेक्टर मनोज सोच में डूब गया। तो राका तो क्या राका और शीला को फोन किया था? लेकिन राका ने साका को यहाँ कैसे पहुंचे? इन सवालों के उत्तर जानने के लिए राका और साका से पूछताछ करनी जरूरी है। तब इंस्पेक्टर मनोज ने हवलदार से पूछा, क्या तुम जानते हो राका और साका इस समय कहाँ होंगे? हाँ सर, मैं दावे से कह सकता हूँ इस समय दोनों नूरानी के जुए के अड्डे पर होंगे। तुम उन दोनों को थाने ले आओ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता लगना चाहिए कि उनसे पूछताछ के लिए थाने लाया जा रहा है। मैं समझ गया सर। और आधे घंटे बाद हवलदार बहादुर राका और साका को लेकर थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर मनोज ने ताबड़तोड़ उन पर लात घूसों की बरसात कर दी। राका और साका मार से घबरा कर फरियाद कर उठे, हमें क्यों मार रहे हो साहब? हमारा कसूर तो बताइए। कसूर के बच्चे, बता, रात के 10 बजे तुम सिविल अस्पताल के सामने क्या कर रहा था? आपको गलतफहमी हुई है हजूर। राकर का वाक्य पूरा होने से पहले ही इंस्पेक्टर मनोज ने भरपूर थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ा। तड़ाक! राका दहाड़ता हुआ फर्श पर जा गिरा। और फिर बोल हरामजादे, तूने किसे फोन किया था? वरना तुझे ठोकरे मार कर रातड़ियां बाहर निकाल आएगी। बताता हूँ हजूर। तत्पश्चात राका एक टैप रिकॉर्ड की तरह शुरू हो गया। हम उसे नहीं जानते साहब। वह हमारे पास सुबह आया था। उसने हमें आने का कारण पूछा तो वह बोला, तुम्हें एक छोटा सा काम करवाना चाहता हूँ। उसने हमें बताया कि शाम 8 बजे GD Z111 नंबर की कार भंडारी नर्सिंग होम के सामने आकर रुकेगी। जब वह कार वहां आकर रुके तो उसका पीछा करे और जो कुछ भी हमें देखें उसकी जानकारी उसे दे। इस काम के लिए हमें 5,000 रुपये दिए थे। इसका मतलब तुम लोग भंडारी नर्सिंग होम में उस सोलंकी की कार के पीछे कर रहे थे। लेकिन आपके साथ घटी घटना को देखकर हम डर गए। लेकिन हम अस्पताल तक जानकारी उस आदमी को दी और वहां से पूछ लिए। हाँ साहब। उसका फोन नंबर क्या था? राके ने तुरंत एक नंबर बताया।
अब हमें जाने दीजिए साहब, खामोश। हवलदार, ले जाओ इन बदमाशों को और लॉकअप में डाल दो। यस सर। इतना कहकर हवलदार राका और साका को लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर मनोज एक्सचेंज से संबंध स्थापित किया, फोन नंबर संबंध जानकारी मांगी। ऑपरेशन ऑपरेटर ने उसे जानकारी दी, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर मनोज सोच में पड़ गया। तभी हवलदार उसकी सोचों को भंग करता हुआ बोला, क्या सोच रहे हैं सर? यह मामला 100% पेचीदा होता जा रहा है हवलदार। राके ने जो नंबर बताया था वह डॉक्टर सहगल के निवास स्थान का है, और इंस्पेक्टर मनोज ने तुरंत भंडारी नर्सिंग होम का नंबर डायल किया और डॉक्टर सहगल से बात करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन जब उसे पता चला कि डॉक्टर सहगल अस्पताल में नहीं है तो उसकी आंखें चमक उठी। दूसरे ही पल उसने नंबर डायल किया और राका ने दिया था। नंबर स्थापित होते ही दूसरी ओर से किसी स्त्री का स्वर सुनाई दिया। ओह, यह आवाज नर्स शीला की तो नहीं है? यह विचार दिमाग में आते इंस्पेक्टर मनोज ने कोई उत्तर दिए बिना रिसीवर क्रेडिट पर पटक दिया और हवलदार से बोला, शायद नर्स शीला डॉक्टर सहगल के घर में मौजूद है, मैं वहां जा रहा हूँ। आप अकेले क्यों जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, मेरे फोन का इंतजार करो। और इतना कहकर इंस्पेक्टर मनोज दंदनाता हुआ कक्ष से बाहर निकल गया। उधर डॉक्टर सहगल अपने निवास स्थान में एक कक्ष में बैठी शीला सोच रही थी, फोन किसने किया? उसने बिना कुछ कहे फोन डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया? तभी सहगल संलग्न कमरे में के द्वार खुला। डॉक्टर सहगल हाथ में सिरिंज थामे मुस्कुराता उस कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर को देखते ही शीला बोली, अब डरने की कोई बात नहीं शीला, मैं सब ठीक कर दूंगा। सुदेश, मुझे डर लग रहा है। जानती हो, सोलंकी के जिंदा बच जाने से यह साबित हो गया कि मैं अपने फार्मूले को रद्दोबदल करने कर सीरन अब तैयार की है, उसमें कोई कमी नहीं रही। मैंने वह इंजेक्शन भी तैयार कर लिया जिसे प्रयोग करने उस सीरन का प्रभाव नष्ट किया जा सकता है। चूहे पर मेरा प्रयोग सफल रहा। अब तुम्हारी सफलता और असफलता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुरेश, जल्द ही हम दोनों पकड़ लिए जाएंगे, हम फांसी पर होंगे। इंस्पेक्टर मनोज को तुम नहीं जानते, वह बहुत ही काबिल और बुद्धिमान पुलिस ऑफिसर है, हम उसके ज़्यादा दिन छिपे नहीं रह सकते। इंस्पेक्टर मनोज की परवाह मत करो शीला, मैं आज रात उसे ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन कैसे? मैंने यह सीरीन अपने शरीर में इंजेक्ट करने जा रहा हूँ। घबराओ नहीं, जब तक तुम मेरे साथ होगी मुझे कुछ नहीं बिगड़ेगा। तत्पश्चात डॉक्टर सहगल ने अपनी जेब से एक अजीब खिलौना नुमा रिवॉल्वर निकाली और शीला की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, यह रिवॉल्वर अपने पास रखो। इस रिवॉल्वर में ट्रिगर दबाते ही गोली की बजाय सुइयां निकलेंगी। सुई के चुभते ही सीरिन का असर मेरे शरीर से खत्म हो जाएगा और मैं असली रूप में आ जाऊंगा। तो फिर ये रिवॉल्वर तुम्हारे पास रखना चाहिए। यह रिवॉल्वर तुम्हें किसी भी समय जरूरत पड़ सकती है। नहीं, उस समय मैं दवा के प्रभाव में रहूंगा, अतः यह रिवॉल्वर का प्रयोग खुद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें भी दूर रहकर छिप कर मुझ पर सुई दागनी होंगी, क्योंकि उस हालत में तुम भी करीब नहीं आ सकती, इसलिए मैंने यह रिवॉल्वर तैयार किया है। ओह, अब तुम बाहर जाओ और कहीं छिप जाओ। मेरे जाने के बाद तुम वापस आ जाना और मेरे लौटने पर वैसा ही करना जैसा मैंने बताया है। याद रहे, मेरे स्वाभाविक रूप में लौटने से पूर्व तुम मेरे सामने नहीं आओगी। अच्छा। तत्पश्चात शीला रिवॉल्वर लेकर बाहर चल दी और शीला के जाते ही डॉक्टर ने अपनी बाह में सूरिन चुभौली और धीरे धीरे सीरिम अपना रंग पहुंचाने लगी।
उधर शीला डॉक्टर सहगल के निर्दोषों से अच्छी तरह याद रखने की कोशिश करती हुई जैसे ही कोठी से बाहर निकली, उसका शरीर पर जीप की हेडलाइट का प्रकाश से नहा गया। ओह! और जैसे ही शीला इंस्पेक्टर मनोज की जीप से उतरते देखा, वह बौखलाकर उल्टे पांव दौड़ पड़ी। घबराहट में उसे डॉक्टर सहगल की निर्देशक को श्रद्धा बुला बैठी और उसने अपनी भूल का एहसास तब हुआ जब डॉक्टर सहगल सामने पहुंची। आहा! ओह सुरेश! लेकिन शीला बाकी शब्द गले में ही घुटकर रह गए, क्योंकि डॉक्टर भयानक पंजे उसकी सुराहीदार गर्दन पर आ चुका था और खतरा भाप कर शीला हाथ में अपने ब्लाउज में छिपे रिवॉल्वर तक करेगा, लेकिन तभी वह रिवॉल्वर निकाल पाई। उस इंस्पेक्टर ने गुड़िया की तरह उछाल कर हवा में उछाल दिया। और फिर शीला फर्श पर गिरने से पहले दम तोड़ दिया। शीला को खत्म कर डॉक्टर लंबे लंबे डंग भरता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन इंस्पेक्टर मनोज गरजता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन इंस्पेक्टर मनोज की चेतावनी से डॉक्टर का और कोई असर नहीं हुआ। वह गुर्राता हुआ जैसे ही आगे बढ़ा, इंस्पेक्टर मनोज ने गोली चला दी और तुरंत डॉक्टर को गोली अपनी हथेली पर रोक लिया। दूसरे ही पल गोली को दो उंगलियों के बीच फंसाकर ऐसे मसल दिया जैसे मोम की गोली हो। ओह! और फिर इससे पहले इंस्पेक्टर मनोज दोबारा फायर करता, इंस्पेक्टर डॉक्टर ने बिजली की तेजी से चिपटी की गोली इंस्पेक्टर मनोज की तरफ उछाल दी। और तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज को फर्श पर गिरते देख जैसे उठने की कोशिश की, उसकी नजर रिवॉल्वर पर जा टिकी जो शीला के हाथ से छूटकर दूर गिरी थी। पलक झपकते ही उसने रिवॉल्वर को उठा लिया और डॉक्टर को निशाना साध ट्रिगर दबा दिया। ट्रिगर से दबते ही एक सुई निकली और डॉक्टर के सीने में धंसती चली गई। सुई धंसते ही डॉक्टर अंतर्नाद कर उठा। और कुछ ही पलों में वह फर्श पर गिरा। फर्श पर गिरते ही अपने असली रूप में आ गया। फिर जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, इंस्पेक्टर मनोज ने उसे उठा लिया। डॉक्टर सहगल, यू आर अंडर अरेस्ट। तुमने कमला देवी सेठ धर्मदास और नर्स शीला का कत्ल मिस्टर सोलंकी के कत्ल की कोशिश के अपराध में गिरफ्तार करता हूँ। तो लेकिन तुम जानते हो इंस्पेक्टर कि यह सब मैंने एक महान उपलब्धि के लिए किया है। सॉरी डॉक्टर, मैं अफसोस है कि तुम्हारी उपलब्धि इंसान के काम नहीं आ सकती। कानून किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है देता। अब तुम जो कहना अदालत में कहना। ओह! समाप्त दोस्तों।